हेलो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर की आप बात करो तो क्लास 12th का ये टॉपिक है और क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने से पहले मेरा ये सजेशन है कि क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपको रिवाइज करके रखना है, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं बेटा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम बोल सकते हैं कि जो हमने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है। आई कैन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। आप कह सकते हो बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। काफी स्कोरिंग चैप्टर है। जेई मेंस और एडवांस्ड में इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो बहुत ही स्कोरिंग होता है, आसान सवाल आते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानने हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट, आसान सी चीज है सॉल्ट। सॉल्ट वो कंपाउंड होता है, जैसे कि आपको पता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट। जैसे आपने सबसे कॉमन बेस मान लो ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको आपने मिक्स किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनेगा? NaCl। यहाँ पे NaCl क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। कई तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। सॉल्ट कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे मान लो आपने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसको आपने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब अगर हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई करें तो सॉल्ट्स अलग अलग तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहला मान लो मैंने बोला एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं बेटा? एसिडिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं which contains at least one ionizable H plus ion। मैं लिखता हूं salt which contain at least one ionizable one ionizable or one acidic hydrogen is known as acidic salt। अच्छा, जहां पर भी आपको टाइम लेना हो वहां पे आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए आराम से। ऐसे सॉल्ट जिसमें एक आयनाइजेबल H प्लस होगा उसको हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं बेटा आपको। मान लो मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में दो आयनाइजेबल H प्लस होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो दो आयनाइजेबल H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, लेकिन मान लो एक ही हाइड्रोक्साइड आयन आया OH माइनस, तो एक H प्लस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरा H प्लस सॉल्ट में बच जाएगा। क्या बनेगा? बनेगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। अब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में अभी भी एक H प्लस है जो कि आयनाइजेबल है, इसलिए ये सॉल्ट कैसा हो गया? एसिडिक सॉल्ट। जैसे मान लो मैंने लिया बेटा H3PO4। H3PO4 और NaOH को आप रिएक्ट कराओ 1:1 के रेशियो में, तो H3PO4 के पास तो तीन आयनाइजेबल है H प्लस है। मान लो रिप्लेस हुआ सिर्फ एक, क्या बनेगा? NaH2PO4। ये क्या है आपका? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें दो आयनाइजेबल H प्लस बचे हुए हैं। मान लो आपने H3PO4 को रिएक्ट करा दिया दो NaOH के साथ, मान लो रेशियो एसिड और
NaOH का है 1:2। अब 2 H प्लस रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन एक H प्लस ऐसा अभी भी है जो कि आयनाइजेबल है या H प्लस या फिर एसिडिक है। तो ये भी कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, कभी कभी होगा क्या कि सॉल्ट में आपका हाइड्रोजन तो दिखेगा लेकिन वो एसिडिक नहीं होगा। ध्यान देना है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा इज Na2HPO3 एसिडिक सॉल्ट। मैंने आपसे कहा कि क्या NaH2PO3 एसिडिक सॉल्ट है? जरा सोचो तो। नो। क्यों नहीं है भाई? Na2HPO3 किस एसिड से बना होगा? ये बना होगा H3PO3 से, फॉस्फोरस एसिड से। फॉस्फोरस एसिड में कितने आयनाइजेबल H प्लस होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं बेटा। वो 2 हाइड्रोजन जो कि लगे होते हैं ऑक्सीजन से, वही आयनाइजेबल होते हैं। तो अगर वो दोनों H प्लस रिप्लेस हो गए, जो तीसरा H प्लस बचता है वो आयनाइजेबल नहीं है बेटा, वो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। तो यू कैन मैक्सिमम रिप्लेस 2 हाइड्रोजन इन H3PO3। Therefore Na2HPO3 is not an acidic salt। ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि किस एसिड की कितने आयनाइजेबल H प्लस होते हैं। ठीक है, ये सब 11th में अपन पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। सिमिलरली बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट जैसे एसिडिक सॉल्ट था वैसे ही बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट क्या होगा? ऐसा सॉल्ट जिसमें कम से कम एक आयनाइजेबल OH माइनस रहे। सॉल्ट which contains at least one ionizable OH माइनस आयन। ठीक है, जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल MgOHCl कैसे बना होगा? बड़ा ही आसान है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl को आपने 1:1 के रेशियो में मिक्स किया होगा। तो एक OH माइनस तो रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा OH माइनस रिप्लेस नहीं होगा, इसलिए इसमें अभी भी एक आयनाइजेबल OH माइनस है, इसलिए कैसा हो गया? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? ऐसे सॉल्ट जिनमें कोई आयनाइजेबल H प्लस या OH माइनस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट। सॉल्ट्स which do not contain any ionizable H प्लस और OH माइनस आयन। इसके तो कई सारे एग्जाम्पल आपको पता होंगे, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था NaCl, Na2SO4, KNO3, इवन Na2HPO3 भी कैसा है बेटा? नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि इसका H प्लस आयनाइजेबल नहीं है, इसका हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल या सिंगल सॉल्ट। सिंपल या सिंगल सॉल्ट भी नॉर्मल सॉल्ट की तरह ही है, ठीक है ना? तो salt which contains salt which contains one type of cation and one type of anion। ऐसे सॉल्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के कैटायन रहेंगे और एक टाइप के एनायन रहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट्स। जैसे आपने लिखा था ना NaCl, एक सिंपल सॉल्ट है।
क्योंकि इसमें एक ही तरह का कैटायन है, Na प्लस और Cl माइनस, एक ही तरह का एनायन है, ठीक है ना बेटा। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, NaCl, एक ही तरह का कैटायन तो है, एक ही तरह का एनायन तो है, K2CO3 2K प्लस प्लस CO3 2 माइनस। कैटायन दो है लेकिन एक ही टाइप का है ना बेटा, है तो सिर्फ पोटेशियम ही। तो क्या कहा गया, ऐसे सॉल्ट जिनमें सिर्फ एक टाइप का कैटायन रहे और एक टाइप का एनायन रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सिंपल या सिंगल सॉल्ट, ठीक है ना। चलिए अब आगे की डेफिनेशन आप ध्यान से आप समझना। नेक्स्ट होगा मिक्स्ड सॉल्ट। आइए देखते हैं मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है। ऐसे सॉल्ट जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन हो या मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन हो, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। सॉल्ट which contains more than one type of cation or more than one type of anion are known as mixed salt। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको बेटा। एग्जांपल मैंने आपको दिया जैसे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, या फिर कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं बेटा CaOClCl। हालांकि ये ब्लीचिंग पाउडर का एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, द एग्जैक्ट फॉर्मूला इज समवट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्लीचिंग पाउडर ऐसे लिखते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर को देखो कैसे आयनाइज होता है बेटा। ये आयनाइज होता है बेसिकली कैल्शियम प्लस 2 आयन प्लस OCl माइनस प्लस Cl माइनस। देखो इसमें दो तरह के आयन है कि नहीं, एक तो आपका OCl माइनस है, दूसरा आपका Cl माइनस। इसको तो क्लोराइड आयन बोलते हैं हम लोग। OCl माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट। यार कहने की बात यह है कि इसमें दो तरह के आयन्स होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर वो पाउडर जो कि दूसरों को डिकलराइज करता है, एंड ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइपोक्लोराइट एनायन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। दिस एनायन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। अब ये ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है ये आप पढ़ोगे आगे। अभी आप ये जानो कि ब्लीच करना मतलब क्या होता है बेटा, डिकलराइज करना। और ब्लीचिंग पाउडर में डिकलराइज करने के लिए जो मेन एजेंट है वो क्या है बेटा, हाइपोक्लोराइट एनायन। और हाइपोक्लोराइट एनायन क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए ये सब्सटेंसेस को ब्लीच करता है। तो आप उसको बोल सकते हो ये एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताता रहूंगा आपको, ठीक है ना, आगे काम आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं बेटा। NaNH4HPO4.4H2, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस में। एक टेस्ट आएगा फॉस्फेट बीट टेस्ट, वहां पे आएगा ये। खैर मुद्दे की बात अभी क्या है कि ये डबल सॉल्ट क्यों है। अपन जब इसको ब्रेक करेंगे बेटा, ये ब्रेक करता है सोडियम आयन प्लस अमोनियम आयन प्लस HPO4 2 माइनस। इसका मतलब इसमें दो तरह के कैटायन है कि नहीं, और चूंकि इसमें दो तरह के कैटायन है इसलिए ये भी कैसा हो गया बेटा, आपका मिक्स्ड सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो आगे। नेक्स्ट डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है,
डबल सॉल्ट क्या होता है समझो। डबल सॉल्ट कैसे बनता है मैं समझाता हूं आप लोगों को। डबल सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम दो सिंपल सॉल्ट लेते हैं और उनको फिक्स्ड मोलर रेशियो में पानी में घोलते हैं और फिर जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर देते हैं। तो अंत में जो क्रिस्टल या जो रेसिड्यू बचता है उसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक कंटेनर लिया, ये एक बीकर लिया, इसमें मैंने वाटर लिया, इसमें मैंने दो सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स किया एक फिक्स्ड मोलर रेशियो में। जैसे मान लो मैंने इसमें मिक्स किया बेटा पोटेशियम क्लोराइड और मैंने इसमें मिक्स किया मैग्नीशियम क्लोराइड को, ठीक है ना। और लेट अस सपोज जो इसका मोलर रेशियो 1:1 है। पानी में मिक्स करोगे, घोलोगे, इसके बाद इसको इवेपोरेट कर दोगे टिल ड्राइनेस। इवेपोरेट टिल ड्राइनेस। इवेपोरेट करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन के बाद जो क्रिस्टल बचता है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक है ना। तो डबल सॉल्ट कैसे बनता है, जब टू और मोर सिंपल सॉल्ट, व्हेन टू और मोर simple salts are dissolved in water in fixed molar ratio and then evaporated to dryness, then double salt is obtained. I hope I have made my point clear. ठीक है। डबल सॉल्ट्स के भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी आपने क्या मिक्स किया, अभी आपने मिक्स किया ना KCl और MgCl2 को। जब KCl और MgCl2 को आप मिक्स करते हो तो जो रेसिड्यू बचता है बेटा इवेपोरेशन के बाद उसका फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। इट इज अ काइंड ऑफ डबल सॉल्ट और इसका नाम होता है कार्नलाइट। इसका नाम क्या होता है बेटा, कार्नलाइट। इन सब नाम को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आगे आओगे ये सब नाम आगे आते जाएंगे। तो बेटर ये है कि अभी इन नाम्स को आप दिमाग में रख लो, ठीक है। मैं और भी एग्जांपल देता हूं आपको, समझो आप। मान लो मैंने और एग्जांपल आपको दिया मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। मतलब मोहर सॉल्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, फेरस सल्फेट लोगे, अमोनियम सल्फेट लोगे, 1:1 मिक्सचर में 1:1 के रेशियो में पानी में घोलोगे और इवेपोरेट कर दोगे। मोहर सॉल्ट का यूज आता था टाइट्रेशन में, याद आ रहा है, इट वाज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 इन टाइट्रेशन, इन redox टाइट्रेशन। अब ये तो आपको redox में रिवाइज करना पड़ेगा या फिर मैं आगे पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। अभी तो हम इनऑर्गेनिक पे ध्यान दे रहे हैं। और एग्जांपल आपका प्यारा पोटैश एलम, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, फिटकरी। K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। फिटकरी बेसिकली एक ब्लड कोआगुलेटिंग एजेंट होता है। तो पुराने जमाने में जब आफ्टर शेव नहीं हुआ करता था तो आफ्टर शेविंग, ठीक है ना, पापा से आप पूछ सकते हो, शेविंग के बाद वो फिटकरी लगाया करते थे चेहरे पे क्योंकि एक तो ये ब्लड को कोआगुलेट करता था और दूसरा इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती थी, एंटी बैक्टीरियल एंड ब्लड कोआगुलेंट प्रॉपर्टी। खैर अब आप डबल सॉल्ट के बारे में अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझो। क्या इंपॉर्टेंट चीज, ये सब चीजें अब ध्यान से सुनो।
जब हम डबल सॉल्ट को बेटा, जब हम कोई डबल सॉल्ट को पानी में घोलते हैं, तो पानी में घोलने पर वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, एंड एज सच वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देता है। जैसे मान लो मैंने मान लो फुल फिटकरी ही लिया, ठीक है बेटा, पोटैश एलम लिया। जब मैं इसको पानी में घोलूंगा, व्हेन आई विल डिसॉल्व दिस इन वाटर, तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा। मतलब किस में टूटेगा? ये टूटेगा पोटेशियम आयन में, पानी में डिसॉल्व कर दिया। ये टूटेगा सल्फेट आयन में, 4 सल्फेट के आयन, और ये टूटेगा एल्यूमिनियम आयन में। एक्यू मतलब एक्वस। और पानी में डिसॉल्व करने पर चूंकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया पूरा का पूरा, इसका मतलब जो आपका मोहर, जो आपका पोटेश एलम है, वो आपका पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, वो आपका सल्फेट का भी टेस्ट देगा, वो आपका एल्यूमिनियम आयन का भी टेस्ट देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि सिर्फ पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट नहीं देगा, एल्यूमिनियम का देगा, पोटेशियम का नहीं देगा, नहीं, तीनों का ही टेस्ट देगा। मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो अगर आपके पास कार्नालाइट है, कार्नालाइट को आप वाटर में घोलो, कार्नालाइट को वाटर में घोलने पर वो टूट जाएगा अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, एंड एज सच वो पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन तीनों का टेस्ट देगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डबल सॉल्ट की, और यहीं से डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिस्टिंक्शन आएगा। अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं लिख देता हूं क्या, कि aqueous solution of double salt dissociates completely into its constituent ions, and hence give all the corresponding tests of its ions. I hope I have made my point clear. अब आते हैं किस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो अभी तक जो भी चीजें थी वो हमने एक आपको थोड़ी बहुत चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो बताई, एंड वंस वी हैव डिफाइंड ऑल दीज टर्म्स, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए हेडिंग डालता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये टर्म आप पहली बार सुन रहे हो, और इस टर्म को समझने के लिए आपको कई सारे टर्म्स और भी समझने होंगे। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाना उतना पॉसिबल नहीं है, वी कैन ओनली स्टडी इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपसे पूछा डिफाइन अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट डिफाइन अ ह्यूमन बीइंग। हाँ, आप उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू आप उसको बताते हो कि ऐसा ऐसा होता है, 2 हाथ 2 पाँव, है ना, वर्टिकली रहता है इंसान, ये सब आप बताते हो। देखो, मैं लिखता हूं हालांकि, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ इट कंसिस्ट्स ऑफ ए सेंट्रल एटम या आयन
which is usually a metal attached with a definite number of species rotative bond in a fixed या फिर in a definite geometrical pattern। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन होता है और ये एटम इन जनरल कैसा होगा बेटा? मेटल होगा। इस मेटल से कुछ स्पीशीज अटैच्ड होंगी किस बॉन्ड के थ्रू बेटा? डेटिव बॉन्ड के थ्रू। डेटिव बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और ये स्पीशीज जो मेटल के साथ अटैच्ड होंगी वो एक फिक्स्ड शेप में अटैच्ड होंगी। आइए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन और देता हूं। मान लीजिए बेटा, सपोज यू हैव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है, ये आपको पता है। इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में क्या करो, आप अमोनिया पास करा दो, अमोनिया गैस आप पास करा दो। अच्छा, और मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने। इस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में आप क्या पास कराओ? अमोनिया गैस पास कराओ। तो होगा क्या, जो ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसकी कलर और भी इंटेंसिफाई हो जाएगी, उसका कलर और भी गाढ़ा हो जाएगा। इनफैक्ट द कलर विल बिकम डीप ब्लू। कलर चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है देयर मस्ट बी सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ नई चीजें बनी होंगी। और जो नई चीज जो बनी होती है उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, CuNH3,4SO4। अब इस तरह की चीज आप अपनी जिंदगी में, अगर आप क्लास 12th में आए हो तो हो सकता है पहली बार देख रहे हो। देखो इसमें दो तरह के ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और एक नॉर्मल ब्रैकेट। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो आएंगे इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तो आपने शुरुआत की है, देखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों स्क्वायर ब्रैकेट, सेंट्रल एटम क्या है, इंटरमेगा लिगेंड्स वो क्या हैं। हालांकि इस तरह के कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी के लिए आप ये जान जाओ बेटा कि इसका कॉमन नेम होता है श्विट्जर सॉल्ट। द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इज नोन एज श्विट्जर सॉल्ट। चाहे आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, चाहे आप इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलो या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलो, सब सेम है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने आपको आपकी जिंदगी का पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, श्विट्जर सॉल्ट। इसके आगे हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। चलिए फिर आप इतना रिवाइज करके आइएगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू।